देवदास ने क्रोधित होकर और एक बार मारकर कहा, जा अभी जाकर कह दे मेरा कुछ नहीं होगा। पार्वती चली गई। जब वह दूर चली गई तब देवदास ने पुकारा, पत्तो। पार्वती ने सुनी अनसुनी कर दी और भी जल्दी जल्दी चलने लगी। देवदास ने फिर बुलाया, ओ पत्तो जरा सुन जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास ने विरक्त होकर थोड़ा चिल्लाकर, आप ही आप कहाँ जाकर मरने दो। पार्वती चली गई। देवदास ने जैसे तैसे करके दो एक बंसी काट ली। उसका मन खराब हो गया था। रोते रोते पार्वती मकान पर लौट आए। उसके गाल के ऊपर छड़ी के नीले दाग की सांट उभर आई थी। पहले ही उस पर दादी की नजर पड़ी। वे चिल्ला उठी, बार बेबाप, किसने ऐसा मारा है पत्तो। आंख मीचते मीचते पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे लेकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, चल तो एक बार नारायण के पास चले, वह कैसा पंडित है। हाय हाय, बच्ची के एकदम मार डाला। पार्वती ने पितामही के गले से लिपटकर कहा, चल। मुखोपाध्याय जी के निकट आकर पितामही ने पंडित जी के मृत पुरखा पुरखनियों को अनेकों प्रकार से भला बुरा कहकर तथा उनकी 14 पीढ़ियों के नरक में डालकर अंत में स्वयं गोविंद को बहुत तरह से गाली गुफ्ते देकर कहा, नारायण देखो तो उसकी हिम्मत को। शूद्र होकर ब्राह्मण की कन्या के शरीर पर हाथ उठाता है। कैसा मारा है, एक बार देखो। ये कहकर वृद्धा गाल के ऊपर पड़े हुए नीले दाग को अत्यंत वेदना के साथ दिखाने लगी। नारायण बाबू ने तब पार्वती से पूछा, किसने मारा है पत्तो। पार्वती चुप रही। तब दादी ने और एक बार चिल्लाकर कहा, और कौन मारेगा सिवा उस गंवार पंडित के। क्यों मारा है। पार्वती ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मुखोपाध्याय महाशय ने समझा कि किसी कसूर पर मारा है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं। प्रकट में भी यही कहा। पार्वती ने पीठ खोलकर कहा, यहां भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट तथा गहरे थे। इस पर वे दोनों ही बड़े क्रोधित हुए। पंडित जी के बुलाकर कैफियत तलब की जाएगी। मुखोपाध्याय जी ने यही अपनी राय जाहिर की। इस प्रकार स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के निकट लड़के लड़कियों को भेजना उचित नहीं। ये निश्चित सुनकर पार्वती प्रसन्नतापूर्वक दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचे पर पार्वती माता की जिरह में पड़ी। उन्होंने बैठकर पूछा, क्यों मारा है। पार्वती ने कहा, झूठ ही मूठ मारा है। माता ने कन्या का कान खूब जोर से मलकर कहा, झूठ मूठ कोई मार सकता है। उसी समय दालान से सास जा रही थी। उन्होंने घर की चौखट के पास आकर कहा, बहू, माँ होकर भी तुम झूठ मूठ मार सकती हो और वह निगोड़ा नहीं मार सकता। बहू ने कहा, झूठ मूठ कभी नहीं मारा है। बड़ी भली लड़की है जो कुछ नहीं किया और उन्होंने मारा। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा यही सही, पर इसे मैं पाठशाला नहीं जाने दूंगी। लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी। क्या होगा सीखा कर बहू, एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, रामायण महाभारत पढ़ लेना ही काफी है। फिर तुम्हारी पत्तों को न जजी करनी है और न वकील होना है। अंत में बहू चुप हो गई। उस देवदास ने बहुत डरते डरते घर में प्रवेश किया। पार्वती ने आदि अंत तक सारी घटना अवश्य ही कह दी होगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। परंतु घर आने पर उसका लेशमात्र भी आभास न मिला। वरन माँ से सुना कि आज गोविंद पंडित जी ने पार्वती के खूब मारा है, इसी से अब वह भी पाठशाला नहीं जाएगी। इस आनंद की अधिकता से वह भली भांति भोजन भी नहीं कर सका। किसी तरह झटपट खा पीकर दौड़ा हुआ पार्वती के पास आया और हौंफते हौंफते कहा, तुम अब पाठशाला नहीं जाओगी। नहीं, कैसे। मैंने कहा कि पंडित जी मारते हैं। देवदास एक बार हंसा, उसकी पीठ ठोककर कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े हुए नीले दाग ही सयत्न परीक्षा कर निश्वास फेंककर कहा, आहा। पार्वती ने थोड़ा हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों, बड़ी चोट लगी न पत्तो। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, तुम क्यों ऐसा करती हो। इसी से तो क्रोध आता है और इसीलिए मारता भी हूं। पार्वत की आंखों में जल भर आया। मन में आया कि पूछे कि क्या करे, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब ऐसा कभी नहीं करना अच्छा। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूंगी। देवदास ने और बार पीठ ठोककर कहा, अच्छा तब मैं कभी तुमको नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतता जाता था और इन दोनों बालक बालिकाओं के आनंद की सीमा नहीं थी। सारे दिन वे इधर उधर घूमा करते थे। संध्या के समय लौटने पर डांट डपट के अतिरिक्त मारपीट भी खूब पड़ती थी। फिर सुबह होते ही घर से निकल भागते थे और रात को आने पर मारपीट और घुड़की सहते थे। रात में सुख की नींद सोते, फिर सवेरा होते ही भागकर खेल कूद में जा लगते। इसका दूसरा कोई संगी साथी न था, जरूरत भी नहीं थी। गांव में उपद्रव और अत्याचार करने के लिए यही दोनों काफी थे। उस दिन आंखें लाल किए सारे तालाब को मत कर 15 मछलियां पकड़ी और
योग्यतानुसार आपस में हिस्सा लगाकर घर लौटे। पार्वती की माता ने कन्या को मारपीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास के विषय में ठीक नहीं जानता, क्योंकि वह इन सब बातों को किसी प्रकार प्रकट नहीं करता। जब पार्वती रो रही थी उस समय 2 या 2:30 बजे थे। देवदास ने आकर एक बार खिड़की के नीचे से बहुत मीठे स्वर से बुलाया, पत्तो, ओ पत्तो। पार्वती ने संभवतः सुना किंतु क्रोधवश उत्तर नहीं दिया। तब उसने एक निकटवर्ती चंपा के पेड़ पर बैठकर सारा दिन बीता दिया। संध्या के समय धर्मदास समझा बुझाकर बड़े परिश्रम से उसे उतारकर घर पर लाया। ये केवल उस दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती भोर से ही देवदादा के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास के गांव में निमंत्रण में गया हुआ था। देवदास जब नहीं आया तो पार्वती उदासीन मन से घर से बाहर निकली। कल ताल में उतरने के समय देवदास ने पार्वती को 3 रुपये रखने के लिए दिए थे कि कहीं खो न जाए। उन 3 रुपयों को उसने आंचल की छोर में बांध लिया था। उसने आंचल को हिरा फिराकर और स्वयं इधर उधर घूमकर कई क्षण बिताए। कोई संगी साथी नहीं मिला, क्योंकि उस समय प्रातःकाल की पाठशाला थी। पार्वती तब दूसरे गांव में गई। वहां मनोरमा का मकान था। मनोरमा पाठशाला में पढ़ती थी। उसकी उम्र कुछ बड़ी थी, परंतु वह पार्वती की सखी थी। बहुत दिनों से आपस में भेंट नहीं हुई थी। आज पार्वती ने अवकाश पा उसके घर पर जाकर पुकारा, मनो घर में है? पत्तो, हाँ मनो कहाँ है बुआ? वह पाठशाला गई है, तुम नहीं जाती? मैं पाठशाला नहीं जाती, देव दादा भी नहीं जाते। मनोरमा की बुआ ने हंसकर कहा, तब तो अच्छा है, तुम भी पाठशाला नहीं जाती और देवदादा भी नहीं। नहीं, हम लोग कोई नहीं जाते। अच्छी बात है, पर मनो पाठशाला गई है। बुआ ने बैठने के लिए कहा, पर वह बैठी नहीं, लौट आई। रास्ते में रसिकपाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी तिलक मुदा लगाए हाथ में खंजरी लिए भिक्षा मांग रही थी। पार्वती ने उन्हें बुलाकर कहा, ओ वैष्णवी, तुम लोग गाना जानती हो? एक ने फिरकर देखा और कहा, जानती हूँ, क्या है बेटी? तब गाओ। तीनों खड़ी हो गई। एक ने कहा, ऐसे कैसे गाना होगा, भिक्षा देनी होगी। चलो तुम्हारे घर पर चलकर गाएंगे। नहीं, यही गाओ, पैसा देना होगा। पार्वती ने अपना आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे लोग दुकान से कुछ दूर पर जाकर बैठी। फिर खंजरी बजाकर गले से गला मिलाकर तीनों ने गाना गाया। क्या गाया, उसका अर्थ था, ये सब पार्वती ने कुछ भी नहीं समझा। इच्छा करने पर भी वह नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसी क्षण उसका मन देव दादा के पास खींच गया। गाना समाप्त करके एक वैष्णवी ने कहा, क्या अब भिक्षा दोगी बेटी? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर उन लोगों को 3 रुपये दे दिए। तीनों आवक होकर उसके मुख की ओर कुछ क्षण देखती रही। एक ने कहा, किसका रुपया है बेटी? देव दादा का। वे तुम्हें मारेंगे नहीं? पार्वती ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों जने का ठीक ठीक हिस्सा लग गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे। ये कहकर उन लोगों ने आंतरिक कामना की कि इस दानशीलता छोटी कन्या को कोई दंड भोग न करना पड़े। पार्वती उस दिन जल्दी ही मकान लौटी। दूसरे दिन प्रातःकाल देवदास से उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में एक परेता था, पर डी नहीं थी, वह खरीदनी होगी। पार्वती से कहा, पत्तो रुपया दो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, रुपया नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवी को दे दिया, उन लोगों ने गाना गाया था, सब दे दिया। हाँ, सब 3 ही रुपये तो थे। दुर्पगली, क्या सब दे देना था? वाह, वे लोग जो 3 जनी थी, 3 रुपये न देती तो तीनों का कैसे ठीक हिस्सा लगता। देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपये से ज्यादा न देता। ये कहकर उसने परेता की मुठिया से मिट्टी के ऊपर चिन्हाटी खींचते खींचते कहा, ऐसा होने से उनमें प्रत्येक को 10 आना, 13 गंडा 1 कौड़ी का हिस्सा पड़ता। पार्वती ने इबारती तक सवाल सीखे हैं। पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर कहा, ये ठीक है। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे मारोगे देवदादा। देवदास ने विस्मित होकर कहा, मारूंगा क्यों? वैष्णवी लोगों ने कहा था कि तुम मारोगे। ये बात सुनकर देवदास ने खूब प्रसन्न हो पार्वती के कंधे पर भार देकर कहा, दूर, कभी अपराध करने से क्या मैं मारता हूँ। देवदास ने संभवतः मन में सोचा था कि पार्वती का ये काम उसके पीनल कोड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 3 रुपये 3 आदमियों के बीच ठीक ठीक तकसीम कर दिए। विशेषतः जिन वैष्णवी लोगों ने पाठशाला में इबारती सवाल नहीं पढ़ा है, उन्हें 3 रुपये के बदले 2 रुपये देना उनके प्रति भारी अत्याचार करना था। फिर वह पार्वती का हाथ पकड़कर छोटे बाजार की ओर गुड्डी खरीदने के लिए चला गया। परेता को वही एक झाड़ी में छिपा दिया।
इसी तरह 1 वर्ष कट गया, किंतु अब और नहीं कटना चाहता। देवदास की माता ने शोरगुल मचाया। स्वामी को बुलाकर कहा कि देवा तो एकदम मूर्ख हरवाहा हो गया, इसका कोई बहुत जल्द उपाय करो। उन्होंने सोचकर कहा, देवा को कलकत्ता जाने दो। नगेंद्र के घर रहकर वह खूब अच्छी तरह लिख पढ़ सकेगा। नगेंद्र बाबू संबंध में देवदास के मामा है। ये बात सबने सुनी। पार्वती यह सुनकर बहुत चिंतित हुई। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते पूछा, देव दादा, क्या अब तुम कलकत्ता जाओगे? किसने कहा? बड़े चाचा कहते थे। नहीं, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती भेजेंगे? जबरदस्ती? इस समय देवदास ने अपने मुख का भाव ऐसा बनाया जिससे पार्वती अच्छी तरह समझ गई कि उससे इस पृथ्वी भर में कोई जबरदस्ती से काम नहीं करा सकता। यही तो वह चाहती भी थी। अस्तु, बड़े आनंद के साथ एक बार और उसका हाथ पकड़कर इधर उधर हिलाया और उसके मुंह की ओर देखकर कहा, देखो कभी मत जाना देव दादा। कभी नहीं। किंतु उसकी यह प्रतिज्ञा नहीं रही। उसके माता पिता ने उसे डांट डपट कर और मारपीट कर धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज दिया। जाने के दिन देवदास के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नए स्थान में जाने के लिए उसे कुछ भी कौतूहल और आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। कितना ही रोई, परंतु इसे कौन सुनता है। पहले अभिमान में कुछ देर तक देवदास से बातचीत नहीं की, लेकिन अंत में जब देवदास ने बुलाकर उससे कहा, पत्तो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अगर न आने देगे तो भाग आऊंगा, तब पार्वती ने संभलकर अपने हृदय की अनेक आंतरिक बातें देवदास को कह सुनाई। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर पोर्टमोंटो लेकर माता का आशीर्वाद और आंखों का जल बिंदु कपाल पर टीके की भांति लगाकर वह चला गया। उस समय पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। आंखों से कितनी ही जलधाराएं गालों पर बहकर नीचे गिरी। उसका हृदय अभिमान से फटने लगा। पहले कितने ही दिन उसके ऐसे कटे। इसके बाद एक दिन प्रातःकाल उठकर उसने सोचा कि सारे दिन उसके पास कोई काम करने को नहीं है। इसके पहले पाठशाला छोड़ने के बाद प्रातःकाल से संध्या तक झूठ मूठ ही खेलकूद में कट जाता था। कितने ही काम उसे करने को रहते थे, किंतु समय नहीं मिलता था। पर अब सारे दिन यूं ही पड़ी रहती है, एक काम भी खोजने पर नहीं मिलता। प्रातःकाल उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठी, 10 बज गए। माता झुंझला उठी। पितामही ने सुनकर कहा, उसे लिखने दो। सुबह इधर उधर न दौड़कर लिखते पढ़ते रहना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आता वह पार्वती के लिए बड़े सुख का दिन होता है। सीढ़ी की देहली ऊपर बैठकर वही कागज हाथ में लेकर सारे दिन पढ़ती रहती है। इसी भांति 2 महीने बीत गए। पत्र लिखना अथवा पाना अब उतना जल्दी जल्दी नहीं होता। उत्साह भी कुछ कम हो गया। एक दिन प्रातःकाल पार्वती ने माता से कहा, माँ, मैं फिर पाठशाला जाऊंगी। क्यों? पार्वती पहले कुछ विस्मित हुई, फिर सिर हिलाकर बोली, मैं जरूर जाऊंगी। तो जा, पाठशाला जाने से मैंने कभी तुझे रोका तो नहीं है। उसी दिन दोपहर में पार्वती ने दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिन से छोड़ी हुई स्लेट और पेंसिल को ढूंढकर बाहर निकाला और उसी पुराने स्थान पर शांत एवं गंभीर भाव से जा बैठी। दासी ने कहा, गुरुजी, पत्तों को अब मारना नहीं, यह अपनी इच्छा से पढ़ने आए हैं। जब तक इसकी इच्छा होगी पढ़ेगी और जब इच्छा न होगी घर चली जाएगी। गुरुजी ने मन ही मन कहा, तथास्तु। प्रकट में कहा, यही होगा। एक बार ऐसी इच्छा हुई कि पूछे कि पार्वती कलकत्ता क्यों नहीं भेजी गई, किंतु ये बात नहीं पूछी। पार्वती ने देखा कि उसी स्थान पर और उसी बेंच पर छात्र सरदार भूलो बैठा है। उसे देखकर पहले एक बार हंसी आई, लेकिन दूसरे ही क्षण आंखों में आंसू डबडबाए। फिर उसे भूलो के ऊपर क्रोध आया। मन में सोचा कि केवल उसी ने देवदास को घर से बाहर किया। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद देवदास मकान पर लौटा। जल्दी से पार्वती के पास आया। नाना प्रकार ही बातचीत हो रही। उसे अधिक बातचीत नहीं करनी थी भी तो वह कर नहीं सकी। परंतु देवदास ने बहुत सी बातें कहीं। प्रायः सभी कलकत्ता की बातें थी। गर्मी की छुट्टी बीत गई। देवदास फिर कलकत्ता गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, परंतु पिछली बार सी उसमें वह गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। इन कई वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ जिसे देखकर पार्वती ने कई बार छिपे छिपे आंसू गिराए। इसके पहले देवदास में जो ग्रामीण दोष थे वे शहर में रहने से एक बारगी दूर हो गए। अब उसे डासन शू, अच्छा सा कोट पैट टाई, छड़ी, सोने की चेन और घड़ी, गोल्डन फ्रेम का चश्मा आदि के न होने से बड़ी लज्जा लगती है। गांव की नदी के तीर पर घूमना अब उसे अच्छा नहीं लगता और बदले में हाथ में बंदूक लेकर शिकार खेलने में विशेष आनंद मिलता है। छोटी मछली पकड़ने के बजाय बड़ी मछलियों के फंसाने की इच्छा है। यही क्यों सामाजिक बात, राजनीतिक चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट, फुटबॉल आदि की आलोचनाएं होती है।
हाय रे, कहाँ वह पार्वती, वह उन लोगों का ताल, सोनापुर गांव। बाल्यकाल की दो एक सुख की बातों का भी स्मरण न आता हो ऐसा नहीं, किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार के कारण वे बातें बहुत देर तक हृदय में जगह नहीं पाती। फिर गर्मी की छुट्टी हुई। पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश घूमने चला गया था, घर नहीं गया था। इस बार माता पिता के बहुत आग्रह करने पर और अनेकों पत्र लिखने पर अपनी इच्छा न रहते हुए भी देवदास बिस्तर बांधकर सोनापुर गांव के लिए हावड़ा स्टेशन पर आया। जिस दिन वह घर आया उस दिन उसका शरीर कुछ अस्वस्थ था, तभी से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन पार्वती के घर पर आकर बुलाया। चाची, पार्वती की माता ने आदर के साथ कहा, आओ बेटा यहाँ आकर बैठो। चाची के साथ कुछ क्षण बातचीत करने पर पूछा, पत्तो कहाँ है चाची? वही ऊपर वाली कोठरी में है। देवदास ने ऊपर जाकर देखा कि पार्वती संझापती दे रही है। बुलाया, पत्तो। पहले पार्वती चमत्कृत हो उठी, फिर प्रणाम करके बगल में हटाकर खड़ी हो गई। यह क्या होता है पत्तो? इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं थी, इसी से पार्वती चुप रही। फिर देवदास ने लजाकर कहा, जाता हूँ, संध्या हो गई, शरीर अच्छा नहीं है। देवदास चला गया। पार्वती ने इस साल 13वें वर्ष में पांव रखा है, दादी यह कहती है। इसी उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात मानो कहीं से आकर किशोरी से सर्वांग को छा लेता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चमत्कृत होकर देखते हैं कि उनकी छोटी कन्या अब बड़ी हो गई है। उसके विवाह की तब छटपटी पड़ती है। चक्रवर्ती महाशय के घर में आज कई दिनों से इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही है। माता इसके लिए बड़ी चिंतित हो रही थी। बात बात में वो पति को सुनाकर कहती कि अब पत्तों को अधिक दिन तक अविवाहित रखना उचित नहीं है। वे लोग बड़े आदमी नहीं है, उन लोगों को एकमात्र यही भरोसा है कि कन्या अनुपम सुंदरी है। संसार में यदि रूप की प्रतिष्ठा है तो पार्वती के लिए अधिक चिंता न करनी पड़ेगी। और भी एक बात है जिसे यहीं पर कह देना उचित है। चक्रवर्ती परिवार को कन्या के विवाह के लिए आज तक कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी है। हाँ, पुत्र के विवाह के लिए अवश्य करनी पड़ती है। कन्या के विवाह में दहेज ग्रहण करते थे, पुत्र के विवाह में दहेज देकर कन्या घर ले आते थे। किंतु नीलकंठ स्वयं इस प्रथा को बहुत घृणा से देखते थे। उनकी यह तनिक भी इच्छा नहीं थी कि कन्या को बेचकर धनोपार्जन करे। पार्वती की माँ इस बात को जानती थी, इसी से कन्या के विवाह हो। उसे यह स्वहर्षवन में भी विश्वास नहीं होता था कि मेरी यह आशा दुराशा मात्र है। वह सोचती थी कि देवदास से अनुरोध करने पर कोई रास्ता निकल आएगा। संभवतः यही सोचकर नीलकंठ की माता ने देवदास की मां से इस प्रकार यह चर्चा छेड़ी, आहा बहुओं, देवदास और मेरी पत्तों में जैसा स्नेह है वह ढूंढे से भी कहीं नहीं मिल सकता। देवदास की मां ने कहा, भला ऐसा क्यों न होगा चाची, वे दोनों भाई बहन की तरह पलकर इतने बड़े हुए हैं। हाँ बहू, ये मैं भी समझती हूँ। देखो न, जब देवदास कलकत्ता गया था तो पत्तो सिर्फ 8 बरस की थी, पर सी अवस्था में वह उसकी चिंता करते करते सूखकर कांटा हो गई। देवदास की यदि कभी एक भी चिट्ठी आती थी तो वह उसे बड़े चाव से दिन रात बारंबार पढ़ा करती थी। ये हम लोग अच्छी तरह जानती है। देवदास की मां ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था। थोड़ी मुस्कराए। उस मुस्कुराहट में कितने छुपे हुए भाव गुथे थे वह मैं नहीं कह सकता, किंतु वेदना बहुत थी। वे सभी बातें जानती थी, साथ ही पार्वती को हृष्वयार भी करती थी। किंतु वह कन्याओं के बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की थी, फिर घर के पास ही कुटुंब था। अतएव ऐसे के साथ विवाह संबंध होना ठीक नहीं था। उसने कहा, चाची, वे इतनी छोटी उम्र में लड़के का ब्याह नहीं करेंगे, खासकर पढ़ने लिखने के दिनों में। इसी से वे मुझसे कहते थे कि बड़े लड़के द्विगदास का बचपन में ब्याह कर देने से बड़ी हानि हुई। लिखना पढ़ना एक बारगी छूट गया। पार्वती की दादी का मुख्य ये सुनकर बिल्कुल उतर गया, लेकिन फिर भी कहा, ये तो मैं भी जानती हूँ बहू, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि पत्तो अब बड़ी हुई? उसके देह की गठन भी लंबी है, इसी से यदि नारायण इस बात को